एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई IVF जर्नी पर। आज जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जो मेरा फर्स्ट जैसे कुछ मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और मैं भी आपके साथ अब अपने अल्ट्रासाउंड शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप जो जिनके बेटा SCG पॉजिटिव आ रहे हैं और जो प्रेगनेंसी को कंसीव कर चुके हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उनका कौन कौन सा अल्ट्रासाउंड कब कब होगा। देखिए, जब तो उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आज आपके साथ जो है अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो है उसकी रिपोर्ट और उसके जो है बारे में क्या क्या उसको कैसे कैसे जो है डिस्कस करना है, वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो है मैं आपके साथ कुछ अपनी बात भी शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, जितने भी व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो को व्यू कर रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको कुछ वीडियो में पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए। मेरी वीडियो को जो है आप पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बहुत ज़्यादा उससे मुझे जो है सपोर्ट मिलता है और मुझे उससे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है कि मैं जो है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाऊं। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको ये किसी टॉपिक से रिलेटेड जो है चाहते हैं कि मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे अलग से मैसेज कीजिए। बहुत से ऐसे पर्सन्स हैं जो मुझे मैसेज भी करते हैं, ये कहते हैं कि अलग से इस टॉपिक से पे वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर रिलेटेड भी आपसे वीडियो शेयर करूँगी। तो जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब आपका बेटा SCG पॉजिटिव आ जाता है और आप किट में भी, प्रेगनेंसी किट में भी चेक कर लेते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है थोड़ा सा मेरा जो है गला ख़राब है, तो मैं इस तरीके से इसलिए बोल रही हूँ, और ब्रीथिंग की भी जैसे मुझे प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे आप जो है बीटा SCG आपका पॉजिटिव आ गया। बीटा SCG जो होता है, मैं आपको बीटा SCG से रिलेटेड बहुत से मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बीटा SCG में क्या होता है, जब वो पॉजिटिव आ जाती है, पॉजिटिव में क्या होता है कि अगर आपकी जो है कम से कम वो 50 से अबव आनी चाहिए, 50 से 100 के बीच में आएगी तभी वो पॉजिटिव मानी जाती है बीटा SCG। वैसे जो होता है 5 से नीचे होती है तो नेगेटिव होती है, 5 से ऊपर वाली पॉजिटिव होती है, तो उसे फिर 48 आवर्स बाद रिपीट करवाया जाता है। ये सारा मैं डिस्कशन अपनी वीडियो में कर चुकी हूँ। तो बीटा SCG जब पॉजिटिव आ जाती है और उसके बाद आप प्रेगनेंसी किट में भी चेक कर लेते हैं, प्रेगनेंसी किट में भी आपको पता चल जाता है कि पॉजिटिव, आप अपने डॉक्टर से कंफर्म करते हैं, उन्हें बीटा SCG रिपोर्ट सेंड करते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर आपको फर्स्ट विजिट में अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं। तो वो अल्ट्रासाउंड जो है आपका, देखिए, जब आपकी LMP होती है, मतलब कि जब आपकी पीरियड डेट मिस हो जाती है, ठीक है, उससे पहले वाला जो मंथ होता है, जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है IVF के बाद, IVF में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, उस मंथ को, पिछले मंथ को 1 मंथ मान लिया जाता है। जब हमारे को प्रेगनेंसी जो है कंफर्म हो जाती है, बीटा SCG पॉजिटिव आ जाती है, तो उसके बाद जो है हमारा 1 मंथ आफ्टर के डेज शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आप मैं यहाँ पर जो है रिपोर्ट डाल दूँगी अपनी, तो उस रिपोर्ट में वो जो है पूरा का पूरा मेंशन होता है कि आपकी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है, उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पूरा का पूरा मेंशन होता है कि उसमें जो है क्या क्या रिपोर्ट में, रिपोर्ट के अंदर आपकी जो LMP आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, LMP अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में आपको आपकी LMP पता चल जाती है। तो उस LMP के हिसाब से आपका फर्स्ट मंथ जो है पिछला काउंट होता है। उसके बाद जो आगे के डेज़ होते हैं वो भी उसमें मेंशन हो जाते हैं। तो आफ्टर जो है आपको 2 वीक्स के बाद बुलाया जाता है, यानी कि 14 डेज़ के बाद आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है। उस अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले आपको एक तो LMP के बारे में पता चलता है, अगर आपको मालूम नहीं है तो। दूसरी आपकी EDD लिखी होती है। EDD का मतलब होता है कि आपकी डिलीवरी डेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको ये पता चलता है कि आपके जो है सिंगल, क्योंकि IVF में
हर एक जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो 2 या 3 एम्ब्रियो से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगर ब्लास्टोसिस्ट है तो 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगर 3 डेज़ के हैं तो 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो उसमें हमें ये देखना होता है कि ट्विंस हैं या सिंगल हैं। तो ये देखा जाता है उसमें कि सिंगल है या ट्विंस है, ये देखना ज़रूरी होता है कि उसके बाद हमारा जो है यॉक सैक होता है एक, वो हमें पता होना चाहिए कि वो बनना शुरू हुआ है यानी फिटल नोड दिखनी चाहिए उसमें। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। यॉक सैक क्या होता है? यॉक सैक एक बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह बना हुआ होता है। वो आपका जो बेबी है उसके पेट के साथ जुड़ा हुआ होता है। यॉक सैक वो होता है जिसमें अब हमारा बेबी जो है आगे सर्वाइव करेगा। वो एक थैली सी होती है, वो बननी शुरू हो जाती है। एक जब हम फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें जो है वो एक झिल्ली की तरह, एक गुब्बारे की तरह नज़र आती है। तो वो यॉक सैक हमें नज़र आना चाहिए। फिटल की नोड नज़र आनी चाहिए। नोड मतलब कि जो फिटल फिटल जो हमारा स्टार्टिंग में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम फिटल ही बोलते हैं। उसको हम अभी एम्ब्रियो ही बोलते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो अभी उसको एम्ब्रियो का एक तो फिटल नोड उसकी नज़र आनी चाहिए। नोड होती है जिसके ज़रिए उसको खाना वगैरह न्यूट्रिशियस जो मदर के थ्रू से मिलेगा वो होना चाहिए। तो ये चीज़ें उसमें नज़र आनी चाहिए। तो और हार्ट बीट जो है वो अगर 14 वीक के बाद जब हमें ये कंफर्म हो जाता है उसके 6 डेज़ के बाद, यानी कि जब हमारी प्रेगनेंसी को 6 या 7 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, पिछले मंथ के 4 वीक्स काउंट हो गए, उसके बाद हमें कुछ डेज़ के बाद बुलाया, फिर उसके बाद फिर से हमें 6 डेज़ के बाद बुलाएंगे। यानी कि जब हमारी प्रेगनेंसी के 6 या 7 वीक्स हो जाते हैं तो फिर वो हार्ट बीट जो है हमारी चेक की जाती है। तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी जो मैं आपके साथ फर्स्ट अल्ट्रासाउंड शेयर कर रही हूँ, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में अभी सिर्फ यही देखा जाता है, उसके अंदर हार्ट बीट या कुछ भी नहीं देखा जाता। कईयों की ऐसी होती है कि 6 वीक में जो है आ जाती है हार्ट बीट, कईयों की 7 वीक में आती है। तो वो कैसे होता है, अगर नहीं आई है तो क्या करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। अभी मैं आपके साथ फर्स्ट अल्ट्रासाउंड शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में उसकी फिटल नॉड नज़र आनी चाहिए, उसका यॉक सैक नज़र आना चाहिए, वो डबल है या ट्विंस है या सिंगल है ये पता चल जाएगा आपको। आपकी ईडीडी डेट पता चल जाएगी। अगर आपको एलएमपी आपकी कंफर्म नहीं है तो वो पता चल जाएगी। तो ये सारा जो है उसके अंदर, और मैं यहाँ पे रिपोर्ट डाल दूँगी अपनी। अगर आपको कुछ देखना होगा तो वो जो है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में तो वो आप मेरे से मैसेज पे पूछ सकते हो। तो उसमें हमें ये सब रिपोर्ट्स के बारे में पता चल जाता है। और उसके बाद जब हमारी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो जाता है उसके बाद फिर डॉक्टर हमारे को कुछ जो है मेडिसिन्स देते हैं। वो मेडिसिन्स जो है हमारी वो 3 मंथ तक चलती है। और 3 मंथ तक चलती है वो मेडिसिन्स जो है, वो डिपेंड करती है हमारे कंडीशन पे कि वो आगे भी 3 मंथ के बाद चलेंगी या नहीं चलेंगी, वो हमारी कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अब ये तो था फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है। उसके बाद मैं आपके साथ कुछ अपनी बात शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, बहुत से पर्सन्स जो है वो मुझे मैसेज करते हैं, बहुत परेशानी भी होती है और मुझे उनकी परेशानी देख के मुझे भी टेंशन होती है कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि मैं भी इस दौर से निकल चुकी हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ जो है हो चुका है। तो मैं उनकी जो है परेशानी को बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ और मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ उनके क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ। कि अभी मेरे साथ भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, जैसे मैंने आपको बोला, अभी मैंने आपको बोला कि मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया है तो कुछ कॉम्प्लिकेशन है, वो मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं उसके साथ आपको सोल्यूशन भी बता सकूँ। सोल्यूशन मुझे कुछ मिल गया है, कुछ जो है हम वेडनेसडे को पीजीआई जाएंगे, वहाँ पर डॉक्टर जो है हमें कुछ सोल्यूशन बताएंगे या क्या टेस्ट लिखते हैं या क्या उसमें होता है, उस टेस्ट में क्या रिस्पॉन्स आता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ये जो आईवीएफ की जर्नी होती है या जो प्रेगनेंसी की जर्नी होती है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं होती है, पूरे 9 महीने की बात होती है। अगर हम स्टार्टिंग से ही स्ट्रेस लेके चलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रेस लेके चलेंगे तो वो हमारे लिए जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और स्ट्रेस लेवल की वजह से मैंने आपको बोला कि हम अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। जो आईवीएफ करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी
जो है साल के बाद वो IVF की जैसी टेक्निक को के करवाने के बारे में सोचते हैं, तो वो पहले से ही स्ट्रेस में होते हैं। फिर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, फाइनेंशली स्ट्रेस में आ जाते हैं, कभी रिपोर्ट्स को लेकर स्ट्रेस में आ जाते हैं, कभी उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से वो स्ट्रेस में आ जाए, छोटी छोटी बातों को लेकर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे अब ब्लीडिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लीडिंग में मुझे पेन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को जब ब्लीडिंग होती थी तो ब्लीडिंग के साथ मुझे मतलब क्लोटिंग भी होती थी और मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था, मुझे ऐसा लगता था कि बस। और मेरे को तो जैसे ही मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था ना, उसके 2 दिन बाद से मुझे जो है पीरियड जैसे पेन होने शुरू हो गए थे, लेग पेन, बैक पेन, पेल्विक में पेन। और उसके बाद जैसे ही मैंने टेस्ट किया उसके 10 दिन बाद मेरा अल्ट्रासाउंड होना था, उससे पहले मुझे ब्लीडिंग हो गई। और फिर उसके बाद जैसे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ ना, उसके बाद से फिर मुझे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। फिर हार्ट बीट चेक करी उन्होंने, हार्ट बीट आ चुकी थी। लेकिन मेरे जो है इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन्स और मेडिसिन्स जो है, जो 5 डेज़ की इमरजेंसी किट दी जाती है, उसके थ्रू जो है उसमें कुछ रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे पेन होता रहता था। तो इसमें पेन होना, ब्लीडिंग होना कुछ नॉर्मल होता है, और कुछ जैसे मैंने वीडियो बनाई कि कब हमारे लिए। और ब्लीडिंग होने के साथ साथ मैंने जो मिस्टेक की, आपको अपना खाना पीना नहीं छोड़ना है, क्योंकि खाना पीना अगर आप छोड़ देंगे तो आपका प्रोटीन इसके साथ बहुत ज़्यादा आपको लेना है। जैसे जो भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेना है, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इन बातों का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। आपको अपनी मेडिसिन्स जो है वो टाइम टू टाइम लेनी है, आपके इंजेक्शन्स टाइम टू टाइम लेने हैं। उसके अलावा आपको स्ट्रेस करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। स्ट्रेस होता है, मुझे अभी भी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों को गौर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है, हमें बहुत कुछ देखना है 9th मंथ में आगे क्या होता है। जब तक हमारा बेबी, मैं कह रही हूँ कि हमारे हाथ में नहीं आ जाता और डॉक्टर उसे कंफर्म नहीं कर देते कि वो बिल्कुल ठीक है, तब तक ये जर्नी हमारी चलती रहेगी। और उस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल जो है अपने हार्मोन्स लेवल पर आपके इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बाहर से भी सपोर्टिव मेडिसिन लेती है, हार्मोन्स के इंजेक्शन्स हमें लगते हैं। तो जितना जितना हम सोचते जाएंगे वो उसका हार्मोन्स पर इफ़ेक्ट पड़ता जाएगा, हमारे ट्रीटमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे बेबी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए, जिन जिनको कंसीव हो गया है, जिन जिनको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इसमें चलती रहती हैं, आती रहती हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। उसको बिल्कुल जो है अपने माइंड में अपने भगवान पे छोड़ दीजिए, किसी के बारे में मत सोचिए, अपने सिर्फ भगवान के बारे में सोचिए, अपने बच्चे के बारे में सोचिए, बस। और भी अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, उसके अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। राधे राधे।